हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी। आज का जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ये जो इवेंट है ये अराउंड 1930s के अराउंड है। ये जो इवेंट का टाइम पीरियड है वो है हमारा 1930s। और इन मूवमेंट को मेनली लीड करने वाली पर्सनालिटी है महात्मा गांधी। क्या रीजंस थे इस मूवमेंट लाने के और इनके आउटकम्स क्या रहे, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स थे जिसके वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू किया गया। ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन, साइमन कमीशन, नेशनलिस्ट ओपोजिशन, डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस। जैसे कि 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जिसकी वजह से क्रिएट हो गया था, है ना। और जब भी ये इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है उस टाइम पे क्या है, असेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइस भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाते हैं, जिससे मिडलमैन को भी और जो लोअर पीपल है, लोअर क्लास है सोसाइटी की, उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, क्योंकि फूड के लिए स्ट्रगल करना है, जॉब के लिए करना है, सर्वाइवल के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उसके बाद ब्रिटिशर से वो कुछ अच्छा रिस्पॉन्ड की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उनको मिलता है एक साइमन कमीशन 1928 में जो आती है, और इसका बॉयकॉट किया जाता है क्योंकि यहाँ इन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर इंक्लूड नहीं होता। उसके अलावा नेशनलिस्ट ओपोजिशन शुरू हो जाता है, नेशनल पार्टीज़ में अवेयरनेस आने लगता है, साथ में रीजन्स में, अलग अलग रीजन्स में भी बहुत सारी मूवमेंट शुरू होने लगती है, जिसका एक एग्जाम्पल है बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह को लीड करने वाले कौन पर्सनालिटी थे, बताना। ठीक है, रीजनल मूवमेंट्स भी गेन करने लगती है। और उसके बाद 1929 के लाहौर सेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना एक गोल क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया था। लाहौर सेशन 1929 में कांग्रेस के सेशन के प्रेसिडेंट थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इसके बाद से 1929 के बाद ये डिसाइड हुआ कि 26 जनवरी 1930 से हम लोग क्या करेंगे, इस डे को अपना इंडिपेंडेंस डे की तरह, पूर्ण स्वराज डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी हमने वेट किया ना, नवंबर में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, लेकिन जनवरी तक हमने वेट किया क्योंकि इस डे की 26 जनवरी की क्या है, एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। इंडिपेंडेंस तो अगस्त में मिल रही है, लेकिन हम लोग इंडिपेंडेंस अपना सेलिब्रेट कब से करते आ रहे हैं, 26 जनवरी 1930 से। तो उस डे की भी तो हमें एक वैल्यू को होल्ड करना है ना, इसीलिए पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया। जैसे हर साल कांग्रेस दिसंबर में सेशन करवा रही है, उसमें वो कुछ ना कुछ एक इनिशिएटिव्स लेते हैं, है ना। तो इसीलिए 1929 का जो कांग्रेस का सेशन था लाहौर में हुआ, इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। वहाँ पे पूर्ण स्वराज को उनका कंप्लीट गोल अडॉप्ट कर लिया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आता भी है बहुत सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, ये बैकग्राउंड था। और इसके अलावा एक और पॉइंट ये था कि गांधी जी ने अपनी एक 11 पॉइंट्स की डिमांड रखी थी इरविन के सामने, और इरविन ने क्या किया था, उन गांधी के 11 पॉइंट्स को रिजेक्ट कर दिया था। तो ये सारे बैकग्राउंड था। और इसके अलावा ऑपरेसिव टैक्स लग रहे थे, जिसमें से बहुत फेमस है हमारा सॉल्ट टैक्स। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को, एडवर्सरीज को ओवरकम करने के लिए सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया। सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट मतलब जहाँ पे ओबीडियंस दिखाया नहीं जाएगा। ठीक है, चलो पहली चीज़ है हमारी सॉल्ट मार्च। इवेंट देखते हैं, जो सबसे पहली इवेंट है वो है हमारी सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च भी बोलते हैं। कहाँ से कब तक हुई है ये, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। क्वेश्चन आता है ये कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई। ठीक है, गांधी के 11 डिमांड्स जो थी कब पेश की गई, जनवरी 1930 में, जहाँ पे गांधी जी ने बोला गया कि सॉल्ट जो है वो एक यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस है, सॉल्ट की एक यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस है। चाहे कोई पर्सन हो, कोई क्लास ऑफ पर्सन हो, कोई जेंडर हो, यूनिवर्सली कोई रीजन हो,
सभी पर्सन, सभी रीजन क्या है, सॉल्ट को कंज्यूम करते हैं, है ना। तो एक ये क्या है, सॉल्ट की इसीलिए यूनिवर्स इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा 11 डिमांड्स उन्होंने इरविन को पेश की, जिनको क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। उन 11 डिमांड्स में से कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स जो हैं वो क्या थी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाए, टेक्सटाइल प्रोटेक्शन को इंट्रोड्यूस किया जाए, चरखा, खादी, है ना, हमारी जो इंडियन टेक्सटाइल्स है उनको क्या है, प्रोटेक्ट किया जाए, रिजर्व करे कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस। अब जो कोस्ट है उस पे शिपिंग्स का सारा मोनोपली कौन जमा के बैठे हैं, यूरोपियंस। तो भाई हमारे कोस्ट है, हमारे रिसोर्सेज हैं, तो थोड़ा बहुत तो हमें भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करो ना। उसके अलावा लैंड रेवेन्यू को 50% से कम करो, सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करो, और जो गवर्नमेंट ने सॉल्ट के ऊपर अपनी मोनोपली जमाई हुई है उसको भी क्या किया जाए, रोका जाए। और गांधी जी ने बोला कि अगर ये मेरी 11 डिमांड्स 11 मार्च तक मानी नहीं गई तो उसके बाद मैं डिसओबीडियंस दिखाना शुरू कर दूंगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि तुम्हें एक अल्टीमेटम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। ही कमेंस द फेमस 240 माइल सॉल्ट मार्च। कमेंस का मतलब किसी चीज़ को शुरू करना, तो उन्होंने अपनी ये 240 माइल की जो उनकी फेमस मार्च थी वो कहाँ से शुरू करी, साबरमती से शुरू करी और एंड करी दांडी में। ब्रिटिशर्स को ये लगा था कि भाई एक वो बहुत ही वीक फ्रेजाइल पर्सन है, वो इतनी लंबी मार्च को कर ही नहीं पाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने उनको रोका ही नहीं शुरू में। लेकिन जब देखा कि भाई गांधी जी ने इतना लंबा डिस्टेंस पार कर लिया है, तो फिर उनके बाद उन्होंने क्या है, एक्शंस लेने शुरू किए, ठीक है। नेहरू जी को अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया और गांधी जी को मई 1930 में अरेस्ट कर लिया गया। देयर वर फियर्स प्रोटेस्ट एवरीवेयर, और इस इवेंट की वजह से जगह जगह पे हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई, कौन सा डे था जिस दिन गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा, वो था 6 अप्रैल 1930। कहाँ पे, दांडी में, ठीक है। अब सॉल्ट लॉ का वायलेशन हो गया, इसके साथ साथ सिविल डिसोबीडेंस में हमें और भी एक्टिविटीज़ देखने को मिली। क्या क्या एक्टिविटीज़ थी, जैसे बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स हो गया, उसके अलावा पेमेंट ऑफ टैक्सेस करने से, लैंड रेवेन्यू टैक्स वगैरह पे करने से सभी ने मना कर दिया। उसके अलावा था कि लिक्विड शॉप्स के आगे, फॉरेन गुड्स के आगे अगर कोई शॉप ऐसा भेज रही है तो उसके आगे पिकेटिंग करना शुरू कर दिया कि भाई शॉप को वर्किंग ही नहीं करने देना है। उसके अलावा वुमेन्स ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया स्पिनिंग में, अपने हमारे जो यहाँ पे क्लोथ है, जो हमारा खादी है, उसको प्रमोट करने में, साथ में अल्कोहल पिकेटिंग शॉप्स को भी करने में, मतलब अल्कोहल शॉप्स के आगे प्रोटेस्ट करने में, बंद करने में, क्योंकि वुमेन्स को भी एक अच्छा एक मेथड मिला जिसके थ्रू क्या है, वो जो वायलेंस होता है ना, वो सारी साइकिल को वो ब्रेक कर सके, ठीक है। अब सॉल्ट लॉ का स्प्रेडिंग देखते हैं, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था और किन किन एरियाज़ ने और किन किन पर्सनालिटीज़ ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी ने तिरुचिरापल्ली टू वेदरानियम तक क्या है, एक सॉल्ट मार्च को कंडक्ट किया। केरला में के कलप्पन है कैलिकट टू पयानूर। मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि भाई बताओ तमिलनाडु में कौन सी पर्सनालिटी थी, केरला में कौन सी पर्सनालिटी थी। उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी, बालासोर, कटक एंड पूरी डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने इन्फ्लुएंस किया वहाँ के लोगों को। पेशावर में खान अब्दुल गफर खान, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, वन लाइनर एग्जाम्स में आता है, हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी। बिहार गांधी के नाम से किनको जाना जाता है, कमेंट करके बताना। उसके बाद बादशाह खान के नाम से भी बोलते हैं। उन्होंने क्या है, एक वॉलेंटियर ब्रिगेड शुरू किया, मतलब एक ग्रुप शुरू किया, ब्रिगेड शुरू की वॉलेंटियर्स की, और उस ब्रिगेड का नाम क्या था, रेड शर्ट या फिर खुदाई खिदमतकार, ठीक है, मतलब खुदा के खिदमतगार हैं। और यहाँ पे इनको आइडेंटिफाई किया जाता था क्योंकि ये अटायर रेड शर्ट्स का टाइप में लेते थे और सोशल सर्विसेज टाइप में ये लोग क्या करते थे, प्रोवाइड करते थे। धरसना में सरोजनी नायडू, इमाम साहेब एंड मनीलाल गांधी। मनीलाल गांधी कौन है, गांधी जी के बेटे हैं, ठीक है, ओके। मणिपुर और नागालैंड में एट द यंग एज ऑफ 13 रानी गाइडेनलू ने, एक जो नागा स्पिरिचुअल लीडर है, अपने कज़न को फॉलो करते हुए, और उनका कज़न का नाम है हाइपो जाडुनाग,
उन्होंने एक बैनर रेस किया जहाँ पे उन्होंने रिवॉल्ट किया फॉरेन रूल के। तो इसका क्रक्स लाइन का ये है कि मणिपुर और नागालैंड में एक बहुत ही यंग एज में एक फीमेल पर्सनालिटी है जिनका नाम है रानी गाइडेनलू। उन्होंने क्या है वहाँ पे प्रोटेस्ट को लीड किया अगेंस्ट द फॉरेन रूल। उनको फिर 1932 में अरेस्ट कर दिया गया और फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई दी। बाद में उनको रानी का टाइटल जवाहरलाल नेहरू ने प्रोवाइड किया। बिहार, बंगाल, गुजरात, यूपी में एक्टिविस्ट ने कैसे मेथड को अडॉप्ट किया कि हम टैक्स को पे नहीं करेंगे और फिर लैंड रेवेन्यू को भी हम लोग पे नहीं करेंगे। अलग अलग मेथड्स थे जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया। बिहार, बंगाल में एक एंटी चौकीदारी टैक्सेस वाला भी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या रहा इस मूवमेंट का? वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है, प्रमोशन ऑफ इंडियन गुड्स देखने को मिलता है। सोशल इम्पैक्ट में ये था कि मर्चेंट और ट्रेडर्स ने भी क्या है बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड को सपोर्ट किया। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे ना, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के बॉयकॉट को सपोर्ट किया। वुमेन्स का पार्टिसिपेशन देख ही रहे हैं। और जो पीजेंट और वर्कर्स हैं उन्होंने भी क्या है इस कैंपेन को ज्वाइन किया और इस कैंपेन को एंटी जमींदार कैंपेन के टाइप में उन्होंने थोड़ा कन्वर्ट कर दिया। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये था कि ब्रिटिशर गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसमें डिक्लाइन आता है। ठीक है, अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पे चलें। नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं कि अब जुलाई 1930 में वाइसरॉय ने अरेंज किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को ताकि डिस्कस किया जा सके और डिसाइड किया जा सके जो हमारा पॉइंट है डोमिनियन स्टेटस। देखो जब नेहरू रिपोर्ट आई थी उस टाइम पे हमारी डिमांड थी डोमिनियन स्टेटस चाहिए, लेकिन उस टाइम पे वो देने को तैयार नहीं थे। अब 1930 में 1929 में हमने हमारी डिमांड कर ली है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो अब ये डिस्कस करना चाहते हैं डोमिनियन स्टेटस पे। ठीक है, टोटल कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। फर्स्ट नवंबर से लेके जनवरी 1930 टू 1931, सेकेंड है 1931 में, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है 17 नवंबर 1932 से लेके दिसंबर 24 1932। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है इनको? ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है। और मेन डिस्कशन का पॉइंट है कि कैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हमें लाने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये लाने का रीज़न था क्योंकि भाई ओबीडियंस डिसोबीडियंस फैल रहा है। साइमन कमीशन भेजा था, उसका भी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो अब हमें आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये ऑफिशियली ओपनड बाय किंग जॉर्ज V एंड चेयर्ड बाय रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, ओपनिंग किसने की? जॉर्ज V ने, और यहाँ पे चेयर किसने किया इनको? रामसे मैकडोनाल्ड ने। गांधी कांग्रेस एंड मोस्ट बिजनेस लीडर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमें गांधी जी का और कांग्रेस का पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और लिबरल्स एंड प्रिंसेस ने क्या किया? इस टेबल को अटेंड किया। आउटकम ये था कि कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो एक इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस है, जो अलग अलग रीजन्स को, अलग अलग वर्गों को, कैटेगरीज को जिन्होंने शामिल किया हुआ है, उसी ने ही पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं किया। तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या है बोला कि भाई वाइसरॉय पे प्रेशर बनाना शुरू किया कि तुम कैसे ना कैसे करके कांग्रेस को मनाओ कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए और पार्टिसिपेट करे। B.R. अम्बेडकर ने यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड पे ज़्यादा एम्फेसिस ले किया, क्योंकि उनको अनटचेबल्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए थी, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई उनका भी थोड़ा डेवलपमेंट हो, उनको भी डोमिनेट दबाया ना जा सके। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू ने यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन के आइडिया को क्या किया? मूव किया। ठीक है, कोई भी डिसीजन नहीं आ पाया क्योंकि आईएनसी एब्सेंट थी। उसके अलावा आईएनसी ब्रिटिशर्स को भी ये रियलाइज़ हो गया था कि आईएनसी को इंक्लूड करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है। गांधी इरविन पैक्ट, अब यहाँ पे क्या होता है, गांधी जी को, कांग्रेस को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में इन्वॉल्व करने के लिए वाइसरॉय आते हैं, और उस टाइम के वाइसरॉय हैं इरविन।
ठीक है। और इरविन और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट होता है जिसको दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है। प्लेस द कांग्रेस ऑन एन इक्वल फुटिंग विद द गवर्नमेंट, यहाँ पे कांग्रेस को गवर्नमेंट के इक्वल लाया गया। और इरविन ने गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन सी डिमांड्स को एग्री किया। पहली डिमांड थी कि इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो जिनको वायलेंस के लिए कन्विक्ट ना किया, मतलब अगर पॉलिटिकल कोई प्रिजनर है, मतलब प्रोटेस्ट के टाइम पे ऐसा कोई प्रिजनर है जिसको अरेस्ट किया गया है, तो उसको तभी की तभी तुम क्या हो, रिलीज करो। रिलीज करने के लिए कंडीशन क्या है कि उसने कोई वायलेंस कंडक्ट ना किया हो। ठीक है। जो भी फाइन्स जो अभी तक कलेक्ट नहीं किए गए हैं उनको रेमिट किया जाए, उनको रिमिशन कर दिया जाए। जितने भी लैंड है अगर वो किसी थर्ड पार्टी को सोल्ड नहीं किए हैं तो वो सारे लैंड्स को रिटर्न कर दिया जाए। जो भी गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, बॉयकॉट ऑफ सर्विसेज भी तो हुआ था ना, तो उन्हीं सभी सर्वेंट्स के टूवर्ड्स क्या है, लीनियंट ट्रीटमेंट दिखाना चाहिए। सॉल्ट को पर्सनल यूज के लिए कोस्टल एरियाज में बनाने के लिए क्या किया जाए, अलाउ किया जाए। फिर उसके अलावा राइट टू पीसफुल एंड नॉन अग्रेसिव पिकेटिंग, पिकेटिंग मतलब हड़ताल कर रहे हैं, शॉप्स को वर्क नहीं करने दे रहे हैं। और साथ में एमरजेंसी ऑर्डिनेंस जो लेके आए थे उनको विड्रॉ किया जाए। ये सारी डिमांड्स थी जो गांधी जी ने पुट फॉरवर्ड करी थी और ब्रिटिशर्स ने इनको एग्री कर लिया था। लेकिन दो डिमांड ऐसी हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं की गवर्नमेंट ने, एक्सेप्ट नहीं की गवर्नमेंट ने। वो दो डिमांड कौन सी है? पहली तो है कि जितना भी पुलिस ने ये बहुत ज़्यादा हदें पार कर दी है ना, तो इसके ऊपर एक पब्लिक इंक्वायरी बैठनी चाहिए, तो ये डिमांड एक्सेप्ट नहीं हुई थी। और दूसरी डिमांड थी कि भगत सिंह और उनके जो कॉमरेड्स थे ना, उनको डेथ सेंटेंस दिया गया था, तो उनके डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट कर दो, कम्यूट कर दो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, है ना। कौन थे उनके जो एसोसिएट्स थे भगत सिंह के साथ में? भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। दो इवेंट इंपॉर्टेंट है, एक तो है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, दूसरा है सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में क्या हुआ था? सॉन्डर्स की किलिंग हुई थी। और सॉन्डर्स कौन थे? जिन्होंने साइमन कमीशन के टाइम पे लाला लाजपत राय जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था। ठीक है, तो ये दोनों के इवेंट्स हैं। और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, उसको HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में नई फॉर्म देने का काम भी किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह के लाइफ से एक टाइटल रिलेटेड है जिसमें उनको शहीद आज़म के नाम से जाना जाता है, और उनका फेमस स्लोगन क्या है? इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है। गांधी ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस, मतलब अब गांधी जी की बात मानी गई है तो अब गांधी जी को भी तो बात माननी है। तो गांधी जी ने अपनी गवर्नमेंट की कौन सी बातों को माना था? पहली तो थी कि वो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेंगे, दूसरा कि वो नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ये दो डिमांड्स थे जिस पे गांधी जी एग्री हुए, और ये डिमांड्स थे जिस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री हुई। अब आती है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बारी। कंडक्ट कब हो रही है? दिसंबर 1931 में। ठीक है। यहाँ पे ब्रिटिश पीएम है जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड, पहले वाली में भी यही पर्सनालिटी थे। अब इंडियंस रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है। आईएनसी की तरफ से महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय एंड रंगस्वामी अय्यनागर थे। मुस्लिम लीग की तरफ से एम.ए. जिन्ना, आगा खान एंड मोहम्मद इकबाल। हिंदू महासभा की तरफ से M.R. जयकर एंड B.S. मुंजी। वुमेन्स में सरोजनी नायडू का हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, बेगम जहराना शहनवाज और राधाबाई सुब्रयणन। डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ से B.R. अम्बेडकर और रत्तमलाई श्रीनिवासन। B.R. अम्बेडकर का पार्टिसिपेशन हमें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी देखने को मिलता है। सेशन दोबारा से डेडलॉक क्रिएट हो गया, मतलब डेडलॉक है जब दोनों पार्टीज अपनी अपनी डिमांड पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं होती है। ठीक है, तो अच्छा, जब लोकसभा और राज्यसभा में डेडलॉक होता है तो उसमें एक जॉइंट सेशन होता है ना, उस सेशन को प्रिसाइड कौन करता है और किस किस कंडीशन में जॉइंट सेशन एप्लीकेबल नहीं है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल पे जॉइंट सेशन नहीं हो सकता। ठीक है,
चलो ये तो पॉलिटी की बात हो गई, हिस्ट्री पे आते हैं। सेशन गॉट डेडलॉक ऑन द इश्यूज ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब माइनॉरिटी के इशू के ऊपर क्या हुआ, डेडलॉक क्रिएट हो गया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर बीइंग डिमांडेड बाय मुस्लिम डिप्रेस्ड क्लासेस, मतलब मुस्लिम्स और डिप्रेस्ड क्लासेस को, एंग्लो इंडियंस को, क्रिश्चियंस को तो चाहिए था सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन गांधी जी क्या थे, इस सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट थे। और इसी चीज़ के अपोज करते हुए गांधी जी वापस से इंडिया रिटर्न हो जाते हैं। 28 दिसंबर को वो वापस आ जाते हैं और फिर दोबारा से सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। मतलब फर्स्ट के बाद उन्होंने सस्पेंड विड्रॉ कर लिया था, एक टाइप से विड्रॉ कह सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे कुछ आउटकम नहीं आया तो सेकंड के बाद जब वो वापस इंडिया में रिटर्न हुए तो वो दोबारा से अपने इस मूवमेंट को कंटिन्यू करते हैं। इस टाइम पर गवर्नमेंट प्रिपेयर थी और फिर गवर्नमेंट क्या करती है, 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को अरेस्ट कर लेती है। एक बार तो हमने 1930 में देखा सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट के टाइम पे, और एक बार अरेस्ट हम लोग देख रहे हैं 1932 में। तो अब देखो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब होगी उस टाइम पे गांधी जी कहाँ पे हैं, जेल में है। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि कम्युनल इलेक्टोरेट की बात पे बैसा बैसी शुरू हो गई है। अंबेडकर डिप्रेस्ड क्लासेस के जो नेतृत्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सपोर्ट है सेपरेट इलेक्टोरेट्स के, लेकिन गांधी जी अगेंस्ट है। तो इस बात के ऊपर गांधी जी क्या है, एक हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। बाद में क्या होता है कि अंबेडकर जी हैप्पी नहीं होते, लेकिन उसके बाद भी वो गांधी जी की बात को मान लेते हैं, ये सोच के कि अगर बाय चांस गांधी जी की डेथ हो जाती है हंगर स्ट्राइक के दौरान तो फिर पहले ही अनटचेबल्स इतना रिपरकशंस फेस कर रहे हैं, उनको और भी ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। पहले ही लोग उनके टुवर्ड्स इतने इनडिफरेंट है, अगर उनकी वजह से दोबारा से गांधी जी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा हार्श तरीके से फेस करनी पड़ेगी। वो हैप्पी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो क्या है, गांधी जी की बात को मान लेते हैं। और जो एग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन गांधी जी एंड अंबेडकर, इट इज़ नोन एज पूना पैक्ट। गांधी जी और इरविन के बीच में है दिल्ली पैक्ट, और गांधी जी और अंबेडकर के बीच में है पूना पैक्ट। कम्युनल अवार्ड को अनाउंस करने वाली पर्सनालिटी है पीएम रामसे मैकडोनाल्ड, और इन्होंने अनाउंस किया 16 अगस्त 1932 में। इसके हिसाब से जो भी हमारी मुस्लिम्स हैं, यूरोपियन हैं, सिख हैं, इंडियन क्रिश्चियन हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, एंग्लो इंडियंस हैं, इन सभी को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया जाएगा। मदन मोहन मालवीय एंड एमसी राजा जो एक दलित लीडर हैं मद्रास के, उन्होंने अंबेडकर को कन्विंस किया कि भाई आप एग्रीमेंट कर लो गांधी जी से, वो एक हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। पूना पैक्ट फिर साइन होता है अंबेडकर जी के साथ कब, 24 सितंबर 1932 में, और इसके बाद उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट के आइडिया को छोड़ दिया। इसके बदले में गांधी जी ने उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया। सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ के बदले में उनको क्या मिला, रिजर्वेशन मिला, ठीक है। और रिजर्वेशन को इंक्रीज कर दिया 71 से 147 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, और 18% सेंट्रल लेजिस्लेचर में। अब जो हमारी आज की क्लास का लास्ट है वो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो 17 नवंबर 1932 से लेके 24 दिसंबर 1932 के बीच में हो रही है। इसको भी कांग्रेस के लीडर्स ने और गांधी जी ने अटेंड नहीं किया, और बहुत और भी लीडर्स ने इसको इग्नोर किया, क्योंकि भाई फर्स्ट में भी कुछ आउटकम नहीं आ रहा, सेकेंड में भी नहीं आ रहा, तो इसलिए मोस्टली लीडर्स ने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्या किया, बॉयकॉट किया। यहाँ पे क्या है, 2 कॉन्फ्रेंसेस, कुछ भी लिटिल अचीव हुआ, लेकिन जो भी रिकमेंडेशन हुई, थोड़े बहुत जो भी काम हुआ, उन सभी को एक वाइट पेपर में कंपाइल करके मार्च 1933 में डिबेट पे रखा गया। किसके फॉरवर्ड, ब्रिटिश पार्लियामेंट के फॉरवर्ड रखा गया। इसके बाद एक जॉइंट सिलेक्ट कमेटी का फॉर्मेशन हुआ ताकि इन रिकमेंडेशन को एनालाइज किया जा सके, एक नया एक्ट के लिए बेसिस रखा जा सके,
और फिर एक बिल लेके आया जा सके। और इन्हीं रिकमेंडेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट एक 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आती है, जो हमारे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। हमने फेडरल स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया है। ठीक है, मतलब एक थोड़ा सा उसका आइडिया वहीं से ही लिया है। चलो आज की क्लासेस में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।